चलिए, तो आज हमारे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का चैप्टर नंबर 1 जो आपके एनसीईआरटी बुक का है और लेक्चर नंबर 1 उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा लाइट क्या है। सबसे पहली चीज जो आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया, जब हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन कर रहे थे लाइट के बारे में, तो एक वर्ड एक जगह से आया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आप उसे एनर्जी बोल रहे हैं, इसका मतलब ये एक वेव हो गया। ये क्या हो गया? एक वेव हो गया। एनर्जी मींस वेव। एनर्जी का मतलब वेव है, वो पार्टिकल नहीं हो सकता। तो एनर्जी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब सेकेंड जो आर्गुमेंट है मेरा वो ये है कि मुझे बताइए कि लाइट अगर वेव है तब तो वो हवा की तरह एक जगह से दूसरे का ट्रैवल कर सकती है। वेव मैं अगर बोल रहा हूं तो मेरी आवाज जरूरी नहीं ना कि अगर इस रूम के पीछे कोई खड़ा हो तो उसे ना सुनाई देगी, उसे भी सुनाई देगी आवाज, क्योंकि वो तो वेव है। वेव कैन प्रोपागेट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर या वन रूम टू अनदर। वो आराम से जहां जहां मीडियम प्रेजेंट है वहां वहां मेरा साउंड जा सकता है। इसका मतलब लाइट भी कुछ इसी प्रकार से होनी चाहिए कि वो रास्ते में कोई भी रुकावट पड़े फिर भी वो मुझे क्या होना चाहिए, इस तरफ से उस तरफ दिखना चाहिए। अब जरा इमेजिन करके देखिए, आप अपने घर के बाहर सड़क होगी या सपोज करिए आपकी एक कार रखी हुई है, आप अभी यहां इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं। कैन यू सी योर कार स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर होम? यू कैन नॉट। क्यों? ऐसा तो नहीं कि उसके ऊपर लाइट नहीं गिर रहा है, लाइट तो उसके ऊपर गिर रहा है, बट वो लाइट आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही। सपोज करिए यहीं पर मैं बात करूं, बाजू वाले रूम में भी पढ़ाई चल रही है, बाजू वाले रूम में डॉक्टर साहब पढ़ा रहे हैं। कैन आई सी डॉक्टर साहब? आई कैन नॉट सी डॉक्टर साहब, बिकॉज उन पर जो लाइट पड़ा वो लाइट रेज मेरी आंखों तक नहीं पहुंची। क्योंकि अगर मेरी आंखों तक नहीं पहुंचेगी कोई चीज तो मैं देखूंगा कैसे? सिंपल सा एक एग्जाम्पल है। सपोज करिए यही बुक को ही ध्यान में रखते हैं। मान लीजिए अभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, बिकॉज लाइट जो मेरे ऊपर गिर रही है ये यहां से टकरा के आपके आंखों तक पहुंची तो आपको दिखाई दिया। अच्छा, अभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? नहीं दिखाई दे रहा। रीजन बीइंग लाइट तो अभी मेरे ऊपर गिर रही है, पर आप मेरे चेहरे से जो लाइट गिरी है वो लाइट आप तक नहीं पहुंच पा रही। क्यों नहीं पहुंच पा रही? क्योंकि ये रास्ते में एक रुकावट है। जो यहां से जो रेज निकली थी उनको ये आप तक नहीं पहुंचने दिया। इसका मतलब लाइट एक पार्टिकल नेचर भी पोजेस करता है। लाइट क्या करता है? एक पार्टिकल नेचर भी पोजेस करता है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और लाइट पोजेस पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर ये दूसरी आर्ग्यूमेंट हो गई। लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। पार्टिकल नेचर मींस इट विल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। अब एक तीसरा आर्गुमेंट भी मैं दे रहा हूं। एक एक्सपेरिमेंट है जो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या एक्सपेरिमेंट है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं पहले नाम लिख रहा हूं, बाद में हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। थर्ड आर्गुमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक इफेक्ट है जिसमें 3 वर्ड एसोसिएटेड हैं। पहला है फोटो। फोटो मींस लाइट। आपको फोटोसिंथेसिस एक आपने रिएक्शन देखा होगा। फोटोसिंथेसिस मतलब सिंथेसिस हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो आप उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ये फोटो वर्ड वहीं से आया। इलेक्ट्रिक मींस कहीं ना कहीं वहां पे करंट पैदा हो रहा है, यानी किसी भी एक चीज के ऊपर जब लाइट पड़ता है, खास करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे जब बड़े हो जाएंगे, 12th क्लास में या 11th क्लास में पढ़ते हैं कि जब कभी भी किसी एक मेटल के ऊपर लाइट आकर स्ट्राइक करता है तो वो करंट प्रोड्यूस कर रहा है। वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? करंट। तो यहां के हिसाब से लाइट का एक और नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज लाइट इज फोटोन। लाइट इज फोटोन। यानी कुल मिलाकर लाइट की कितनी परिभाषाएं हैं?
तीन परिभाषाएं हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो आप लोगों ने बताया। लाइट पोजेस पार्टिकल नेचर, यानी इट इज अ पार्टिकल ऑल्सो। पार्टिकल किसको बोलते हैं? एनीथिंग विच हैज मास एंड कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन, उसको पार्टिकल नेचर बोलेंगे। उसके पास स्पीड होगी और मास होगा तो वो पार्टिकल है। और तीसरा, लाइट एक फोटोन भी है। एक्चुअली लाइट है क्या? अभी वापस से फिर वही सवाल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था कि लाइट आखिरकार है क्या। इसको समझने के लिए एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये सपोज करिए, मैं अपने आप को बना लूं क्या? चलिए मैं ही अपने आप को बना लेता हूं। किसी दूसरे को बनाने से अच्छा है मैं अपने आप को बना। ये मेरा हाथ होगा नहीं, ऐसा हाथ, बाल भी है मेरा, तो थोड़ा थोड़ा है पर बाल भी है। स्पाइक नहीं बेगा था, एक साइड ऐसे गया हुआ है तो क्या देख नहीं पा रहा बे ठीक से। अजब लड़का है। ये सपोज करिए मैं हूं। अच्छा, दिस सेम पर्सन कैन बी अ सन, दिस सेम पर्सन कैन बी अ फादर, दिस सेम पर्सन कैन बी अ ब्रदर, दिस सेम पर्सन कैन बी अ हस्बैंड, कैन बी अ हस्बैंड। पर्सन तो एक ही है, बट देयर आर 4 डिफरेंट वेज in which this particular person can be defined. Light is same, but as per the requirement the definition is changing. जैसे मैं किसी का बेटा हो सकता हूं, ऑब्वियसली मैं तो वही हूं, मैं तो चेंज नहीं हो रहा। मैं किसी का बेटा हो सकता हूं किसके रेफरेंस में? जब मेरे पिताजी मुझे संबोधन करेंगे तो ये मेरा लड़का है। अच्छा, मेरा बेटा जब मुझे संबोधन करेगा क्या बोलेगा? मेरे पिताजी हैं। एम आई चेंजिंग? आई एम द सेम पर्सन। अच्छा, जब मेरा भाई मेरे को संबोधन करेगा बोले मेरा बड़ा भाई है। और जब मेरी वाइफ बोल रही होगी मेरे ओजी हैं, या कई बार एजी भी हो सकते हैं, नहीं हस्बैंड से डिनोट करेंगे। इसका मतलब जरूरत के हिसाब से द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्सन इज चेंजिंग। सिमिलरली रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाइट कैन पोजेस 3 different properties. Sometimes the light shows wave nature. कभी कभी लाइट कैसा नेचर शो करता है? वेव नेचर शो करता है। कुछ ऐसे फेनोमेना हैं, जो फेनोमेनास को भी मैं डिस्कस करूंगा, जहां पर लाइट किस तरह बिहेव कर रहा है? वो बिहेव कर रहा है पार्टिकल नेचर की तरह। और कुछ ऐसे फेनोमेना है जहां पे लाइट किस तरह बिहेव करता है? एक फोटोन की तरह बिहेव करता है। अब जब जहां जैसी हमें जरूरत पड़ती है लाइट को हम उस प्रकार से डिफाइन करते हैं। खास करके जब आप क्लास 10th में इसे पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या पोजेस करता है? पार्टिकल नेचर ही पोजेस करता है। क्या क्या फेनोमेना है मैं उसके बारे में आपको बताता हूं कि अगर ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो लाइट है वो वेव है, इफ इट इज अ वेव, अ फेनोमेना सच एज interference, the phenomena such as एक दूसरे पर मिंगल करना, डिफ्रैक्शन, ये कुछ ऐसे फेनोमेना हैं जो तभी संभव है जब आप लाइट को क्या मानते हैं? वेव मानते हैं। वेयरएज जब आप लाइट को पार्टिकल मान रहे हैं तो उसमें जो ये फेनोमेना दिखाता है वो क्या दिखाता है? रिफ्लेक्शन। दूसरा फेनोमेना जो दिखाता है वो क्या दिखाता है? रिफ्रैक्शन। तीसरा फेनोमेना जो ये दिखाता है दैट इज स्पेक्ट्रम। व्हाट इज दैट? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। पढ़े हैं ना, नाम तो सुने होंगे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इस प्रकार से कुछ ऐसे फेनोमेना है जो पार्टिकल नेचर ये रहता है तब दिखाता है। और एक ही ऐसा फेनोमेना है जहां पर लाइट को हम फोटोन मानते हैं, जब वो क्या इफेक्ट दिखाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लाइट हैज वेरियस यूजेस डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इन विच यू आर कीपिंग द लाइट। आपको उसका यूज जो है वो बदल जाता है और उसका नाम हम अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं, लाइट को हम पार्टिकल भी कहते हैं, और लाइट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटोन, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कर रहा है, फोटोन भी कहते हैं।
तो लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट इज फोटोन, ये तीनों ही है। पर हम जो पढ़ रहे हैं अभी, उसके अंदर हमारा जो मेन अजम्पशन होगा वो क्या होगा, जो जो फेनोमेना हमें डे टू डे लाइफ में दिखता है, जैसे मिरर में इमेज बन जाना, किसी भी, जैसे हमारे आंखों में लेंस लगा हुआ है, वो लेंस से देखना, क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं उसमें मैक्सिमम बच्चों के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेंस लगा हुआ है, क्योंकि आप सब्जी वगैरह नहीं खाते थे, तो सारे लोगों के लगभग देख पा रहा हूं मैं कि वो 2 की जगह 4-4 आंखें हैं। तो ये जो आपने बाहर से एक लेंस लगा रखा है, तो आपके शरीर में भी लेंस है, लेंस इज ऑल्सो अ प्रैक्टिकल थिंग, फिजिकल थिंग, जो आपकी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से लाइट की परिभाषा डिपेंड करती है कि किस सिचुएशन में लाइट को आप डिफाइन कर रहे हैं। तो आप वहां पर बस इतना ही लिखिए लाइट के बारे में, राइट, लाइट इज a form of energy which causes the sense of sensation of sight in our eyes. Light is a form of energy which causes the sensation of sight in our eyes. In our eyes. Depending upon the behavior of light, depending upon the behavior of light, light is found to have both wave as well as particle nature, लाइट के पास वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। Paragraph change. If light is considered as wave, the phenomena such as interference, diffraction, etc., can be explained very easily. The phenomena such as interference, diffraction, diffraction, diffraction can be understood very easily. Whereas if we consider light to be a particle, अगर आप लाइट को पार्टिकल मानते हैं, then if you consider light to be a particle, then क्या होगा, then next क्या होगा, the phenomena such as reflection of light, refraction of light, the phenomena such as reflection of light, refraction of light, reflection of light, refraction of light, dispersion of light, etc., can be understood. Full stop. In higher classes, a phenomena called as photoelectric effect, in higher classes, specifically class 12th में, in higher classes, the phenomena known as photoelectric effect considers light to be a photon, PHOTON, light to be a photon. तो हायर क्लासेस में लाइट को आप क्या मानते हैं, फोटोन मानते हैं, और तब आप ये कंसिडर करते हैं कि लाइट क्या है, एक फोटोन भी है, तो देन लाइट इज कंसिडर्ड एज फोटोन। तो इस प्रकार से आपको यह समझ में आ गया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन इट शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर, लाइट पोजेस पार्टिकल नेचर बिकॉज इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, तो वो समझ में आता है कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, शैडो क्रिएट कर रही है, इसका मतलब है वो पार्टिकल नेचर पोजेस करती है। और अगर वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा रहा है, इसका मतलब लाइट जो है वो एक फोटोन की तरह भी काम कर रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर लाइट का ये बेसिक एक आइडिया आपको लगना जरूरी है। तीनों में से तीनों कोई भी डेफिनेशन गलत नहीं है, तीनों का तीनों डेफिनेशन सही है, बट डिपेंडिंग अपॉन कि किस जगह पर आप उसको डिफाइन कर रहे हैं। ऐसे
एक और एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझा सकता हूं, जैसे ये पिता पुत्र वाला एग्जाम्पल दिया था, ऐसे एक और एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझा सकता हूं। अगर आप कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। मैं आपसे एक बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। ये इस प्रकार से आपका, ये आपका ऐसे करके ये इस प्रकार से आपका ये ऐसा कुछ, ये ऐसा है ना अपना इंडिया का, लगभग अप्रॉक्सीमेटली कुछ ऐसे यहाँ सिक्किम आ जाता है, फिर ये अरुणाचल प्रदेश और ये आपका मैप ऑफ इंडिया है। अच्छा, अभी जरा ध्यान से देखिए, मैं अभी जो मैप बना रहा हूँ, यानी अभी जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने ऐसा बनाया, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, वेयर दिस इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, दिस इज जम्मू, दिस इज लेह लद्दाख, यहाँ पर आपको पंजाब आ गया, इधर हिमाचल आ गया, इधर हरियाणा, पंजाब, ये आपका पूरा राजस्थान हो गया, इस प्रकार से ये पूरा उत्तर प्रदेश, फिर इधर आपका गुजरात, ये इस प्रकार से गुजरात, फिर इधर ये राजस्थान थोड़ा बड़ा होगा, फिर इधर ये आपका महाराष्ट्र, इधर उत्तर प्रदेश थोड़ा बड़ा होगा, उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पर बिहार, झारखंड, है ना। इस प्रकार से अगर ये ऐसे बोलूं और सब, फिर उसके अंदर इधर केरल वेरल ये सब आ गया। अभी अगर मैं इस प्रकार से कुछ एक मैप बना रहा हूं, ठीक है, और इसी के जगह पर एक और मैप मैं बनाता हूं इंडिया का। अच्छा, मैं पूछता हूं आपसे कि ये इंडिया का मैप है क्या? इज दिस इंडिया का मैप? दिस इज नॉट इंडिया का मैप, ये इंडिया का मैप है। आप इसे मानते हैं इंडिया का मैप है? अजम थोड़े बहुत टेढ़ा मेढ़ा के साथ अजम्पशन है कि इंडिया का मैप ही है। तो अभी ये जो इंडिया का मैप है, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ये पॉलिटिकल मैप है जहां पे आपको राज्य और उसकी राजधानी के बारे में आपको दिखाई दिया जाए। अच्छा, अभी मैं इस मैप को थोड़ा सा और संशोधन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा क्या संशोधन किया है। आउटर जो मैप का मेरा जो आउटलाइन है वो यही रहने वाला है, पर अब मैं क्या दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं दिखा रहा हूं कि यहां पर इस प्रकार से ये जो है आपका हिमालयन रीजन है, दिस इज ऑल योर हिमालयन रीजन, ये आपका हिमालयन रीजन है। फिर आप यहां मैं दिखाता हूं आपको कि यहां पर आपका क्या है, पूरा राजस्थान, ये डेजर्ट है, दिस इज योर डेजर्ट, दिस इज योर प्लेटू, प्लेन एरिया, यहां पर कुछ एरिया जो है ये प्लेटू का एरिया है, और ये आपका फिर कोस्टल रीजन है। अगर मैं ऐसा कुछ दिखा रहा हूं, दिस इज ऑल कॉल्ड एज फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, दिस नॉट पॉलिटिकल मैप, दिस फिजिकल मैप, जहां पे आपको इसकी फिजिकल चीजों के बारे में पता चल रही है कि कहां पर हिमालय है, कहां पर डेजर्ट है, कहां प्लेन्स है, दिस इज ऑल्सो मैप ऑफ इंडिया। पर यहां पर भी मैं मैप ऑफ इंडिया बोल रहा हूं, वहां पर भी मैं मैप ऑफ इंडिया बोल रहा हूं। द ओनली थिंग विच इज चेंजिंग इज आप किस यूज में उसको ले रहे हैं। पहला वाज अ पॉलिटिकल मैप जिन विच यू आर ट्राइंग टू फाइंड द स्टेट एंड इट्स कैपिटल। यहां पे आप क्या पता करना चाह रहे हैं कि कहां प्लेटू रीजन है, कहां पे प्लेन लैंड है, कहां पे डेजर्ट है, कहां पर नदियां बह रही हैं, समझ में आ रहा है? तो ये नहीं कह सकते कि ये इंडिया नहीं है, दिस इज ऑल्सो इंडिया, दिस इज ऑल्सो मैप ऑफ इंडिया। एंड अर्लियर जो मैंने शो किया वो भी मैप ऑफ इंडिया था, बट दोनों अलग अलग चीजें बता रही हैं आपको। एक बता रहा है पॉलिटिकल सिस्टम, जहां पे कौन सा राज्य है, कौन सा यूनियन टेरिटरी है, उसकी राजधानी क्या है, वो सब पता चल रहा था, और ये भी मैप ऑफ इंडिया। यहां पे हमें ये पता चल रहा है कि इसकी फिजिकल चीजें क्या क्या है, जैसे कहीं पर हिमालय है, कहीं है। तो ये नहीं कह सकते कि लाइट का एक परफेक्ट कुछ डेफिनेशन हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इन विच लाइट इज डिफाइंड, आपको पता करना होगा कि लाइट क्या फिनोमेना, लाइट का क्या डेफिनेशन होगा। अगर वो मेरे को इंटरफेरेंस देखना चाहता हूं मैं, तो इंटरफेरेंस देखने के लिए अगर पार्टिकल नेचर में जाइएगा, गलत आंसर आएगा। आपको फिजिकल मैप देखना है, आप पॉलिटिकल मैप में फिजिकल मैप ढूंढिएगा, मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे ही मेरे को अगर अपने वो वाले एग्जांपल में कंसीडर करूं, मेरे को अगर बाप बनना है तो क्या मैं पिता का बाप बन सकता हूं? नॉट पॉसिबल। मेरे बेटे के लिए क्या मैं बेटा बन सकता हूं? नॉट पॉसिबल। मैं अपने भाई के लिए बाप बन सकता हूं? नॉट पॉसिबल। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे आप अगर उसको उल्टे दिशा में जाके उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, वहां फिर वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एक ही इंडियन मैप के अंदर अगर मैं अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रखी है, तो जब जब मुझे वो चीज चाहिए होगा मैं वो वाला डेफिनेशन लूंगा, ये चीज चाहिए होगा ये वाला डेफिनेशन लूंगा। ठीक उसी प्रकार से लाइट का भी अलग अलग जगह पे अलग अलग डेफिनेशन है। जब वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फेनोमेना दिखा रहा है तो लाइट क्या है? एक फोटोन है। जब वो इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन जैसे फेनोमेना दिखा रहा है तो लाइट क्या है? वेव है। और जब वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या फिर डिस्पर्शन ऑफ लाइट यानी स्पेक्ट्रम बना रहा है, तो उस टाइम वो किस तरह बिहेव करता है? पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो अब के बाद अगर आपसे कोई लाइट की परिभाषा पूछे
तो यू विल नॉट ओनली से कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट बहुरूपिया है, लाइट के एक से ज्यादा रूप हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस रूप में उसको देखना चाहते हैं, किस रूप में आप उसको देखना चाहते हैं, उसी तरीके से वो आपको दिखाई देगा। आप वो छोटा सा जो बच्चा है, कृष्ण भगवान का जो रूप है, तो कोई उसको भगवान में के रूप में देख रहा है और कोई उसको बच्चे के रूप में भी देख रहा है। तो एक ही रूप है देखने वाले के नजर से कि आप उसको किस नजर से देख रहे हैं। तो बहुरूपिया है, लाइट इज बहुरूपिया, एक से ज्यादा रूप है उसके। खैर, तो इस प्रकार से लाइट के बारे में जितना कुछ भी मुझे बताना था मैंने इंट्रोडक्टिव फॉर्म में आपको समझा दिया है कि लाइट क्या है। लाइट एक से ज्यादा तरीके का प्रॉपर्टी पोजेस करता है, वेव प्रॉपर्टी भी पोजेस करता है, पार्टिकल प्रॉपर्टी भी पोजेस करता है, और साथ साथ उसे हम फोटोन के नाम से भी जानते हैं। लिखें, गैलीलियो वॉज द फर्स्ट टू से दैट लाइट हैज फाइनाइट स्पीड। Galileo was the first scientist to say that light has a finite speed. Full stop. The speed of light is 3 into 10 raised power 8 meter per second. The speed of light is 3 into 10 raised power 8 meter per second given by Michelson. 3 into 10 raised power 8 meter per second. 3 into 10 raised to the power 8 meter per second given by Michelson. Michelson। इस साइंटिस्ट ने ये स्पीड ऑफ लाइट को क्या किया था, मतलब बताया। फुल स्टॉप। आगे लिखें, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 year, the distance traveled by light in 1 year is equal to 1 light year. In 1 light year is called as 1 light year. 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड से लाइट जितनी दूरी ट्रैवल करेगा दैट इज कॉल्ड एज 1 लाइट ईयर। और कई ऐसे तारा हैं हमारे इस यूनिवर्स में जो हमसे लाखों लाइट ईयर्स दूरी पर हैं। जो आज चमका है तो आज से 1 लाख साल बाद चमकेगा। ऐसे भी कुछ तारा हैं। कुछ कुछ तारा ऐसा है कि जो साल में एक ही बार दिखाई देता है। कई बार आप लोग देखे होंगे, ये मम्मी वगैरह कहती हैं, या कई बार न्यूज में आता है कि आज ही ये तारा दिखा, फिर आज से 72 साल बाद दिखाई देगा। कई आपने न्यूज में पढ़ते हैं ना कि आज सबसे जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट तारा है, ये तारा आज दिख रहा है, फिर आज से 72 ईयर्स बाद फिर दिखाई देगा। It means that light, that particular star is how much far away from us? 72 light years. तो अगर आपसे कोई पूछेगा लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ स्पीड और यूनिट ऑफ डिस्टेंस और यूनिट ऑफ टाइम, क्वेश्चन मार्क, आंसर आपका क्या होगा? लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, स्पीड और टाइम इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। याद रखिएगा, लाइट ईयर से हम लोग डिस्टेंस दिखाते हैं, हमसे कितनी दूरी पर है तो फलाना लाइट ईयर की दूरी पर है। लाइट ईयर दूरी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि बोलते हैं ईयर, ईयर से लगता है टाइम बता रहा होगा, पर वो टाइम नहीं है। 1 साल में लाइट जितनी दूरी ट्रैवल करेगा दैट इज कॉल्ड एज 1 लाइट ईयर। ठीक है। एक सेकंड क्वेश्चन जो मेरे दिमाग के अंदर चल रहा है दैट इज हाउ वी सी एन ऑब्जेक्ट। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, हाउ डू वी सी एन ऑब्जेक्ट। हाउ डू वी सी एन ऑब्जेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में मैंने बात कही आपसे कि हम लोग कोई भी जो ऑब्जेक्ट देखते हैं वो कैसे देखते हैं। वी सी एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ लाइट ओनली। अगर लाइट नहीं है तो आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। कई बार इवन इफ देयर इज अ लाइट वी आर अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट। ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो आपको करके दिखाया था ना कि इवन इफ द लाइट वॉज फॉलिंग ऑन मी बट आई वॉज नॉट विजिबल टू यू। वाई? Because the light which was falling on me and it was getting reflected was not reaching to your eyes. आपके आंखों तक वो लाइट नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए आपको मैं दिखाई नहीं दे रहा था। तो सिर्फ एक ही कंडीशन नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के कितने कंडीशन होने चाहिए? 2 कंडीशन। एक तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ना चाहिए, प्लस सेकेंड जो लाइट उस पर पड़ रही है वो जब रिफ्लेक्ट करेगी तो वो कहां तक पहुंचनी चाहिए? मेरे आंखों तक।
तभी मैं आपको देख सकता हूं, और एल्स आपको नहीं दिखाई देगा। पहली बात। दूसरी बात, कोई भी कलर हम देखते हैं तो वो कैसे देख पाते हैं, ये एक सेकंड क्वेश्चन है। जो हमारे जो चारों तरफ जो दुनिया है वो कलरफुल है, तो वो कलरफुल किसकी वजह से है? तो इसके पीछे दो रीजन डिफाइंड है जिसकी वजह से दुनिया कलरफुल दिखाई देती है। एक, हमारे आंखों में कुछ कॉन्स नाम की चीज होती है जो आपको कलर को डिटेक्ट करने के काम में आती है। अगर वो आपकी सही है तो जब आप कोई दुनिया में कलरफुल चीज देखते हैं, जैसे ये भाई साहब, आप क्या कलर की, क्या कलर है? ऑरेंज, ऑलमोस्ट ऑरेंज। अगर ये ऑरेंज मुझे दिख रहा है, वाई दिस इज ऑरेंज? बिकॉज इसके ऊपर जो लाइट गिर रहा था, इसने मतलब इस टी शर्ट ने बाकी सारे लाइट्स के वेवलेंथ को क्या कर लिया? एब्जॉर्व कर लिया, और सिर्फ एक ही लाइट क्या किया? रिफ्लेक्ट किया, विच वॉज द कलर ऑफ दिस पर्टिकुलर टी शर्ट। कोई भी चीज दुनिया में अगर मुझे वो उस कलर की दिख रही है, उसका रीजन यही है कि लाइट जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही थी तो उसमें तो सारे कंपोनेंट हैं, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ लाइट, उसमें से वो बाकी सारे कंपोनेंट्स को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या रेडिएट करता है या रिफ्लेक्ट करता है? वही जो उसका कलर हमें दिखाई दे रहा है। ये बात समझ में आ रही है? वाई लीफ इज ग्रीन? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। बट वाई इट सीम्स टू अस, व्हेन वी लुक अपॉन अ पर्टिकुलर लीफ, वाई इट इज विजिबल टू अस एज ग्रीन ओनली? अच्छा, अभी अगर उसके ऊपर लाइट नहीं गिर रहा है, रात का समय है, तो भी पत्ता ग्रीन दिखता है क्या? फिर तो काला दिख रहा है। इसका मतलब वो पत्ता ग्रीन है, पर अगर वो मुझे ग्रीन दिख रहा है तो वहां कुछ जरूर साइंस है। नहीं तो पत्ता अगर ग्रीन है तो बिना लाइट के भी वो ग्रीन ही चमकना चाहिए था, पर वो नहीं चमक रहा है। इसका मतलब लाइट जब उसके ऊपर गिरती है तभी वो हमें ग्रीन दिख रहा है। तो लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? बाकी सारे कलर्स को ऑब्जर्व कर लेता है, और सिर्फ वही कलर जो उसका डोमिनेंट कलर है वो आपको क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, और फिर वो हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमें वो कलरफुल उसी कलर का दिखाई देता है। तो ये जो फेनोमेना है, दिस इज ओनली द वे वी लुक, या जो हम देख पा रहे हैं उसका यही एकमात्र कारण है। 3 कंडीशन मैंने बताया। पहला, अगर कोई चीज मुझे दिख रही है तो वो लाइट उसके ऊपर गिरना चाहिए, लाइट ही नहीं गिरेगा तो वो दिखेगा नहीं। गिरना मतलब लाइट उसके ऊपर पड़ना, ठीक है? तो लाइट पड़ना चाहिए, लाइट ही नहीं पड़ेगा तो वो ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर लाइट पड़ रही है तो उससे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो मेरी आंखों तक पहुंचना चाहिए। नहीं तो अभी मैं बोल रहा था डॉक्टर साहब उस रूम में बैठे हैं, वहां भी लाइट है, पर डॉक्टर साहब के ऊपर जो लाइट गिर रहा है वो मेरी आंखों तक नहीं पहुंच रहा है, तो इसलिए मुझे डॉक्टर साहब नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो मुझे दिखाई दे, इसके लिए संभव है कि वो लाइट मेरी आंखों तक पहुंचना चाहिए। या तो डायरेक्ट पहुंच सकता है या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे पहुंचेगा? जैसे आपके ऊपर लाइट गिर रही है और मैं देख पा रहा हूं, इस डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है? मान लिया आप किसी आईने में देख रहे हैं और वो आईने से भी अगर रिफ्लेक्ट होकर मेरे तक आ गई तो भी हम देख सकेंगे। इसलिए कई बार होता है ना कि आप दूसरे कमरे में हैं, खास करके वहां पर आप ये देखने को मिलेगा जहां पर बहुत शार्प कर्व होता है, तो वहां पे देखिएगा मॉल्स वगैरह में वो एक गोल्ड कलर का एक प्लेट लगा देते हैं ताकि उस साइड से जो कोई आ रहा है वो हमें दिखाई दे। कैसे दिखाई देगा? उस पर लाइट गिर रही थी, वो लाइट उस मिरर के थ्रू आपके आंखों तक पहुंची, और तब आप देख पा रहे उधर से गाड़ी आ रही, रुक जाना चाहिए। तो लाइट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके आंखों तक, कौन सी लाइट? इंसिडेंट लाइट नहीं, रिफ्लेक्टेड लाइट आपके आंखों तक क्या होना चाहिए? पहुंचना चाहिए। तभी आप ये कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा। तो इस बात का आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है? हाउ डू वी सी एन ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू अस, एन ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू अस only if an object is visible to us only if the following conditions are satisfied. The following conditions are satisfied. What are the following conditions? Point number 1, पहला, the object must be kept in the presence of source of light. The object must be kept in the presence of सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट के प्रेजेंस में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सोर्स ऑफ लाइट के प्रेजेंस में ऑब्जेक्ट हमारा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिख सकता है। ये पहला कंडीशन है।
बोथ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। सेकंड कंडीशन, द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, the light reflected from the object must enter the viewer's eye, देखने वाले की आंखों तक वो लाइट रिफ्लेक्टेड रे क्या होना चाहिए, पहुंचना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो आपको वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे सकता। तीसरी बात आप वहां लिख सकते हैं वाई, या इस क्वेश्चन के फॉर्म में लिखिए, वाई अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू अस एज कलरफुल, या वाई अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कलरफुल, वाई ऑब्जेक्ट इज कलरफुल। कोई ऑब्जेक्ट हमें कलरफुल क्यों दिखाई देता है? एक तो आपकी आंखें ठीक होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए कलर कंपोनेंट जो आंख में एक प्रेजेंस होना चाहिए वो आपकी ठीक है तो आपको कलर दिखेगा। कोई कलर ब्लाइंड होगा तो उसको कलर नहीं दिखेगा। तो पहले तो एक तो आंख सही होना चाहिए, जो भी आंख कलर देख सकता है तो आंख तो देखता ही है। आंख में कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कलर के, वो जो कलर का जो रेस है उसको वो डिकोड कर पाते हैं, तो वो एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सब लोग नॉर्मल आंख वाले हैं, कोई कलर ब्लाइंड नहीं है। देन इसका आंसर ये होना चाहिए कि एन ऑब्जेक्ट इज कलरफुल, या एन ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू अस एज कलरफुल बिकॉज व्हेन द लाइट रेस फॉल्स ऑन इट, एन ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू अस एज कलरफुल बिकॉज व्हेन द लाइट रेस फॉल्स ऑन इट, it absorbs all the colors and reflect only one color with which it is made. It absorbs all the colors and reflect only one color, या combination of wavelengths के terms में one color with which is the color of that object, which is the color of that object. जिस कलर का वो ऑब्जेक्ट है वही कलर आपको रिफ्लेक्ट होता है, बाकी सब चीज क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अच्छा, अब ये एक जरा मैं अगला सवाल पूछता हूं। अगर मान लीजिए कि सेम भाई साहब जो ऑरेंज कलर का कपड़ा पहने हुए हैं, लेकिन अगर इनके ऊपर ये व्हाइट लाइट ना छोड़कर हम लोग वो रेड कलर का एलईडी लाइट छोड़ दें, तो विल इट बी विजिबल टू मी नाउ एज ऑरेंज ओनली, या उसका कलर चेंज कर जाएगा? सपोज मैं इसके ऊपर ब्लू लाइट डाल देता हूं तो क्या अभी भी ये मुझे ऑरेंज दिखेगा? नहीं। फिर देन इट विल बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ सम ब्लू कलर एंड ऑरेंज कलर। जैसे आप डिस्को वगैरह में या पब वगैरह में या फिर जो शादी पार्टी में जो लाइटें जलती रहती है, तो आप जो कपड़ा पहने जरूरी नहीं ना वही कलर आपको दिखाई दे, बिकॉज अगर उसका कोई दूसरा कलर, व्हाइट लाइट के अलावा कोई दूसरा कलर आपके बॉडी पर पड़ रहा है तो जो रिफ्लेक्ट होगा वो उन दोनों का कॉम्बिनेशन होकर रिफ्लेक्ट होगा। ये बात समझ में आ रही है? और यही कारण है कि आपका कपड़े का कलर, वो जो चिकमिक चिकमिक वाला शादी पार्टी वाला लाइट है, वो आपके कलर का, वो कपड़े का कलर चेंज कर सकता है। बट व्हाइट लाइट में जो फेनोमेना मैंने लिखा है वो 100% सही है। ये दो बातें समझ जाने के बाद आपको हेडिंग डालना चाहिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अच्छा, सन से एक्चुअली जो रेडिएशंस निकल रहे हैं वो तो होते व्हाइट लाइट ही है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में निकलता है और उसका कोई फिक्स वेवलेंथ नहीं है। व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, वो 7 रंगों का एक मिश्रण है, इसलिए व्हाइट लाइट का अपना कोई वेवलेंथ नहीं होता है। देयर इज नॉट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ कि ये वेवलेंथ होगा तो ये व्हाइट लाइट होगा। जब 7 कलर मिक्स होते हैं तो व्हाइट लाइट बनता है, तो वहां से हमें व्हाइट लाइट मिलती है। एंड दैट टू वो व्हाइट लाइट क्यों मिल रही है? वहां पे बहुत ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और वो जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो हीट के साथ साथ लाइट भी प्रोड्यूस करता है। तो हीट तो वही है, उसका कुछ प्रभाव हम लोगों पे पड़ रहा है। यहां से चांद की दूरी 3,85,000 किलोमीटर है, चांद की दूरी। सूर्य की दूरी तो छोड़ दीजिए, सूर्य की दूरी में भी हीट हम तक पहुंच जा रहा है, जो हम लोग परेशान हैं। गर्मी के दिनों में 48 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग जमशेदपुर वासी देखे हुए हैं, ये बात तो आप मानते हैं। तो
48 डिग्री सेल्सियस वहां से हीट पहुंच जा रही है हम तक। अभी लाइट वहां से यहां पहुंचने में क्या है, कुछ नहीं। तो और हां, अगर आपको इनसे बचना है तो आप और आगे के प्लैनेट्स को जा सकते हैं। आगे के प्लैनेट जैसे मार्स, सैटर्न, यूरेनस, इन सब पर आप जा सकते हैं। और प्लूटो तो अब नहीं है, तो प्लूटो इज नॉट एट ऑल कंसिडर्ड एज प्लैनेट नाउअडेज। तो प्लूटो पे जाते तो वहां पे तो हीट पहुंच नहीं पाता है, तो दूरी बढ़ेगी तो उसका इंपैक्ट कम हो जाएगा। लेकिन वहां से जो लाइट आ रही है वो व्हाइट लाइट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी 7 कलर्स। हेडिंग डालें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हेडिंग डालें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बहुत अच्छे से समझिए, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं बताइए? व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? जब लाइट किसी बॉडी पर पड़ती है, जब लाइट किसी बॉडी पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होके या उस सरफेस पर पड़ने के बाद वो लाइट रे अपने ही मीडियम में रह जाए, यानी जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में रह जाए, तब मैं उसे क्या बोलता हूं? रिफ्लेक्शन। सपोज करिए ये आपका सरफेस है, कोई लाइट रे इस मीडियम से आया और यहां टकराने के बाद इसी मीडियम में रह गया, तो इस तरह के लाइट, इस तरह का जो फेनोमेना होगा उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। एक लाइट जो किसी सरफेस पर गिर रहा होता है उसके साथ 3 चीजें होती है, याद रखिएगा। 3 ही चीजें संभव भी हैं, चौथी चीज यहां संभव भी नहीं है। पहला होता है रिफ्लेक्शन, जब लाइट रे किसी सरफेस पर गिरा और गिरकर वो उसी मीडियम में रह गया, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। सेकेंड चीज जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि लाइट रे किसी सरफेस पर गिरा और यहां से कुछ पार्ट उसका क्या कर गया? उस मीडियम को क्रॉस कर गया, जहां से आ रहा था उससे दूसरे मीडियम में चला गया। सपोज दिस इज मीडियम 1, सपोज दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2। तो ये मीडियम 1 और मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ गया अगर, तो इस फेनोमेना को आप क्या बोलते हो? रिफ्रैक्शन। दिस इज ओनली कॉल्ड एज refraction of light. When a light ray travels from one medium to another medium, the phenomena is known as refraction of light. और तीसरा एक फेनोमेना जो होता है that is इसी रिफ्रैक्शन को हम लोग ना कई बार ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट कर गया, तो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। और एक फेनोमेना होता है दैट इज द थर्ड फेनोमेना, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये सरफेस कई बार क्या कर लेता है? लाइट को एब्जॉर्ब, ABSORB, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब, SORP, एब्जॉर्प्शन हो जाता है या एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्प्शन मैं सही लिख रहा हूं? स्पेलिंग मेरे को डाउट हो रहा है। एब्जॉर्प्शन होगा ना, बी होना चाहिए ना। एब्जॉर्प्शन, SORBTION, एब्जॉर्प्शन होगा ना, SORB, एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्प्शन जो है, वो एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो फेनोमेना होता है। यानी अगर 100% एनर्जी के साथ कोई लाइट आया है, अगर ये रिफ्लेक्शन डोमिनेंट सरफेस है, जैसे मिरर, तो ये रिफ्लेक्शन 90% करेगा, हो सकता है 80% करे, 20% ही एब्जॉर्ब कर ले। कुछ ऐसे सरफेस होते हैं जो रिफ्रैक्ट करने वाले सरफेस होते हैं। रिफ्रैक्ट मतलब वो लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए परमिशन देते हैं। जैसे आप लोगों का चश्मा, लाइट इस तरफ से उस तरफ अगर नहीं जाती तो आपको मैं दिखता? असंभव था दिखना। तो उस केस में रिफ्रैक्शन 80% हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि 100% जा रहा, हो सकता है कुछ रिफ्लेक्ट भी हो जाए। जैसे बाजार में कुछ ऐसे स्पेक्स मिलते हैं जो एंटी रिफ्लेक्टेंट होते हैं। वो क्या? सूर्य की किरण को रिफ्लेक्ट कर दे, आपको अंदर से हमेशा छांव छांव जैसा ही दिखेगा, है ना। कुछ ऐसे महंगा वाला जो स्पेक्स होता है उसमें आप देखते होंगे कि वो एंटी रिफ्लेक्टेंट, यूवी रेज रिफ्लेक्टेंट, वो स्क्रीन वगैरह से जो यूवी रेज निकलते हैं वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो आखिर कहीं ना कहीं जो लाइट उस पर गिर रही है, वो ग्लास की प्रॉपर्टी है ना कि उसको रिफ्लेक्ट करे, कि उसको अंदर ले ले। तो अंदर अगर ले लिया मतलब वो मीडियम को क्रॉस करा दिया, तो वो फेनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन। अगर सेम मीडियम को चला गया देन इट इज रिफ्लेक्शन। और कुछ एनर्जी तो 100% ये क्या करता होगा? एब्जॉर्ब करता होगा। कुछ
जो जितना कम एब्जॉर्ब करे उतना अच्छा मीडियम कहलाएगा, पर कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब जरूर करेगा। अगर एनर्जी कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर गई, अगर एनर्जी कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर गई तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे क्या बोलेंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट, है ना। लाइट तो पड़ा लेकिन वो एब्जॉर्ब कर गया पूरा एनर्जी, ओपेक हो गया, आप उस पर नहीं देख सकते। पर अगर ये रिफ्लेक्शन वाला है तो मिरर हो जाएगा। क्या आपके ऊपर लाइट पड़ा और लाइट आप वापस देख पा रहे हैं? अच्छा, अगर वो ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, तो एनर्जी उस तरफ चली गई ना, यहां से उस तरफ लाइट जा रही है या उधर से लाइट आ रही, तब ना वो बच्चा जो वहां पढ़ रहा है मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो जो बच्चा वहां पढ़ रहा है वो तभी मुझे दिखेगा जब वहां से चलने वाली लाइट मेरी आंखों तक पहुंच रही है। तो इसका मतलब यहां उस मीडियम से लाइट इस मीडियम तक आ पाई, तो इसका मतलब ये फेनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन, ये फेनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन, एंड कुछ एनर्जी ऑलवेज गेट एब्जॉर्ब्ड इन दी मीडियम, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। तो जब कभी भी कोई लाइट किसी भी सरफेस पर टकराता है तो तीन ही तरह के फेनोमेना वहां संभव हैं, एक रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन, एक एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, उसका रीजन यह है कि वो बहुत कम अमाउंट में होता है, पर आपको पता जरूर होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन करके भी एक फेनोमेना होता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? द लाइट रे विच इज कमिंग टू दी सरफेस, स्ट्राइकिंग टू दी सरफेस, जिधर से इंसिडेंट रे आया उसी साइड अगर रिफ्लेक्टेड रे चला गया, यानी मीडियम ऑफ द लाइट रे इज नॉट चेंजिंग। आप लाइट रे का मीडियम चेंज होता नहीं देख रहे हैं, जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में चला गया, देन इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। एक मीडियम से आया और दूसरे मीडियम में चला गया, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। आपने जो हेडिंग आज की क्लास का डाला है वो क्या है? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जो चैप्टर का नाम क्या है? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जब कभी भी लाइट किसी सरफेस पर गिरेगी दो ही फेनोमेना हो सकता है, या तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं तो वो उसे रिफ्रैक्ट करेगा। अगर रिफ्रैक्ट कर रहा है मतलब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रहा है, और रिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब जिस मीडियम में आया उसी मीडियम में रह गया। डेफिनेशन लिखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट is the bouncing back of light in the same medium from which it originated after striking, स्ट्राइक करने के बाद जिस मीडियम में वो वापस जिधर से आया था उसी मीडियम में रह गया, देन इट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। गॉट इट? रिफ्लेक्शन वर्ड का मतलब समझ में आ गया। अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो दो टर्म अभी मैंने आपको बताया, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो मेरे ख्याल से ये डायग्राम आपने तो नहीं ही बनाया होगा, बनाया था ये डायग्राम? नहीं ना, चलिए कोई बात नहीं, अभी बना लीजिएगा जब मैं अब बनाऊंगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके अंदर पहला वाला टाइप क्या था रिफ्लेक्शन का? दैट वाज रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है ये डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है। तो कुल मिला के सरफेस दो प्रकार के होते हैं। सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कौन सा सरफेस? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कुल मिलाकर कितने प्रकार का होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुल मिलाकर दो प्रकार का होता है। एक होता है प्लेन रिफ्लेक्टिंग या स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब अगर मान लीजिए स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो क्या होगा? जब भी हम स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेंगे, दिस इज योर स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस में लिखने की अलग से आवश्यकता नहीं है, यहीं पर लिख दीजिएगा स्मूथ
रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर ऐसा कोई सरफेस है उस पे जो लाइट रेज आकर टकराती हैं वो स्ट्रेट लाइन में आती हैं और स्ट्रेट लाइन में जाती हैं, जैसे आई उसी प्रकार से चली गई, जिस तरीके से आई उसी तरीके से वापस चली गई। इस तरह से जब रिफ्लेक्शन होता है देन वी कॉल इट एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आप पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन लिखें, देन विल राइट दी second definition, that is irregular deflection, right? Smooth shining and highly polished surface, smooth shining and highly polished surface like silvered glass mirror gives regular reflection. स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमें क्या देता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन देता है, गिव्स रेगुलर रिफ्लेक्शन, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हमें देता है। सेकेंड बात, ये डायग्राम उसके नीचे बनाई है, उसके नीचे ये डायग्राम बना लीजिए, तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से रिफ्लेक्शन होता है। जनरली ऐसा देखा गया है कि ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शंस जब होते हैं तो जो इनकमिंग लाइट रेज हैं वो भी पैरेलल होती हैं और जो आउटकमिंग लाइट रेज हैं वो भी पैरेलल होती हैं। तो लिखें रेगुलर रिफ्लेक्शन is a parallel beam of rays which remains parallel after reflection 2, रिफ्लेक्शन होने के बाद भी ये क्या रहता है? पैरेलल ही रहता है। गॉट इट? अब सेकेंड लिखिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन, राइट? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो इरेगुलर सरफेस पर ही देखने को मिलता है। तो मैं सबसे पहले सरफेस को ही मिटा रहा हूं, फिर ये जो रेज जा रही थी उनको मिटाता हूं। चलिए, तो पहले ये सरफेस को बनाते हैं। उबड़ खाबड़ सरफेस बनेगा इरेगुलर, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे इस उल्टा सीधा ऐसे इरेगुलर सरफेस। तो इसको स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना बोल के आप क्या लिखेंगे? इरेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इस पर जब ये लाइटें आकर गिरती हैं, इस पर जब ये इस प्रकार से लाइटें आके गिरती हैं तो आई तो ठीक ही थी, पर किधर जाएंगी ये डिपेंड करता है कि वो जो लाइट है वो कहां इसको भेजेगा। ये कहीं भी इसको भेज सकता है। तो आने वाली लाइट रेज तो है पैरेलल होती हैं, पर जाने वाली लाइट रेज जो है उनका कुछ कहा नहीं जा सकता है। आने वाली लाइट रेज का कहा जा सकता है, जाने वाली लाइट रेज का कुछ कहा नहीं जा सकता। तो डेफिनेशन लिखें व्हेन द लाइट रे falling on the irregular surface, when the light rays falling on the irregular surface do not reflect back as parallel beam of light, such type of irregular reflection from a non-shining surface, such type of reflection from a irregular surface, from a non-shining surface, irregular non-shining surface is called irregular reflection or diffused reflection, is called irregular reflection or diffused reflection। इस तरह के रिफ्लेक्शन को आप क्या बोलते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उसका एक एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। कोई बात, यहां तक कोई चीज जो नहीं समझ में आई हो? चलिए, इसके नीचे कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको आज की क्लास में हम लोग देखेंगे और फिर अगली क्लास से हम लोग आगे का कंटेंट बढ़ाते हैं। लिखें सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें देखने चाहिए, उसको देखते हैं। फिर टाइप्स ऑफ
मिरर देखेंगे एंड देन धीरे धीरे हम लोग रिफ्लेक्शन के कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, जब कभी भी कोई लाइट रे किसी एक सरफेस पर आकर गिरती है तो इस प्रकार से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। जिस पॉइंट पर ये सारा कार्यक्रम हो रहा होता है वहां से अगर एक परपेंडिकुलर इस तरह की लाइन खींचें, जो लाइन मिरर के क्या होता है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसको हम लोग नॉर्मल के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल। दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नाम से जानते हैं। जिस एंगल पर ये आता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई को क्या बोलते हैं, दिस आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिस एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये जो रे है, जो इनकमिंग रे है, अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए ओ मान लूं तो एओ जो रे है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस एओ रे इज नोन एज इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट DENT, इंसिडेंट रे। दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। और OB, अगर इसे मैं थोड़ी देर के लिए B मान लूं तो ये जो OB रे है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर ये कुछ बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। जिस एंगल पर ये आ रहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिस एंगल से ये जाता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको नॉर्मल बोलते हैं। एओ रे जो है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ओबी रे को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो ओ है, ये जो ओ मैंने बनाया है, दिस ओ इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के नाम से जानते हैं। दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये कुल 4-5 बातें आपको पता होनी चाहिए, जो शायद आपको ऑलरेडी पता भी होगी, क्योंकि ये पहली बार कोई लाइट आप पढ़ नहीं रहे, आपने 8वीं कक्षा में भी ये लाइट पढ़ा था। तो वाई टू वेस्ट टाइम, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं उसमें अपना ज्यादा समय ना व्यय करते हुए हम लोग को ये सिर्फ डायग्राम बना लीजिए। और अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, इंसिडेंट रे कौन है, और रिफ्लेक्टेड रे कौन है, नॉर्मल किसे कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसे कहते हैं, और ये आपका इंसिडेंस क्या है। ये अगर समझ में आ गया तो फिर हेडिंग डालिए, इसको बना लीजिए। हाँ, ये होता सारा इरेगुलर में। कहीं पर ये I इज इक्वल टू R होता है तो वो रेगुलर होगा, अगर I इज इक्वल टू नॉट R है तो फिर वो इरेगुलर सरफेस है। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी नहीं देख रहे। अभी यहां तक ये बना लिया सबने अपनी कॉपी में। इसके बाद आप हेडिंग डालें, टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक है, यहां तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास को अटेंड करने के लिए।